हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्पेन मैथ्स। आज हमारे साथ जुड़े हैं स्मृति कुमारी, जिनका आईआईटी गुवाहाटी में सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे वो अपनी जर्नी शेयर करेंगे, किस तरह से वो फेस किए, यहाँ तक आने में क्या क्या चीज़ों को फेस किया, क्या क्या चीज़ से गुजरे। प्लस आईआईटी मंडी में भी इन्होंने क्वालिफाई किया, मुझे अभी रिसेंट बताया, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो वेरी वेरी वेलकम स्मृति इन आवर चैनल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you, sir. Thank you for inviting me in your channel. So, first of all, give your little bit your introduction. Let's introduce. मेरा नाम ओके ओके मेरा नाम स्मृति सिंह है। मैं यूपी से हूँ और बैचलर्स मैंने प्राइवेट कॉलेज से बनारस से किया था, विच वाज एफिलिएटेड बाय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। और मास्टर मैंने एनआईटी जमशेदपुर से किया, और जो मैंने 2023 में कंप्लीट किया है। मास्टर। यस। ओके। तो ये तो काफी अच्छी न्यूज़ है, लाइक आप आईआईटी गुवाहाटी पहुंचे हो। हम छोटी जगह से, हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, तो ये ऐसे जगह पे पहुंचना एक बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। लाइक ओल्ड आईआईटी, आईआईटी गुवाहाटी। सो आपके अगल बगल वाले लोगों का रिएक्शन कैसा था? लाइक फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, कैसा रिएक्शन? दे आर हैप्पी? So you, they all know your struggle of this journey. So कैसा था रिएक्शन? ऑफ कोर्स, या दे वर वेरी हैप्पी। और मतलब खुश थे बहुत कि मतलब क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे पीएचडी में शायद अपने गांव से मैं ही एक पहली लड़की हूँ जो पीएचडी कर रही हूँ, मतलब हायर स्टडीज में, वो भी मैथ्स में। तो सब काफी खुश थे सब। बहुत अच्छी बात है। लाइक हम यहाँ का सेंटिमेंट जानते हैं ऐसे जगह पे लोगों का, कि इतना दूर तक सोचते नहीं है लाइक पीएचडी। और आपने बताया कि एक छोटे से गांव से इतनी दूर तक का सफर, आईआईटी गुवाहाटी में पीएचडी करने का मौका मिला है, तो सही में बहुत बड़ी बात है। दे शुड बी हैप्पी। तो कब ये सोचा था? लाइक आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, या फिर कब आपके दिमाग में आया था कि पीएचडी करनी है, हायर स्टडी में जाना है, या फिर कुछ अल्टरनेट ऑप्शन था दिमाग में? कब ऐसा क्लिक किया? लाइक जमशेदपुर में पीएचडी एमएससी करते समय हुआ ऐसा? बचपन से तो था कि हमें कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, या फिर मैथ्स में इंटरेस्ट था इसलिए रिसर्च करना है? तो इस पे बारे में थोड़ा बताइए। तब क्लास ट्वेल्थ में मतलब कि मैंने मैथ लिया था, और मतलब इंटरेस्ट था, मैथ अच्छा लगता था मुझे करना। फिर उसके बाद मैंने बीएससी जब किया, तो वहाँ से जब प्रोफेसर से मतलब कि कॉलेज में मिली, तो फिर वहाँ मतलब उनको देख के ऐसा लगा कि मतलब मुझे भी आगे प्रोफेसर बनना है। थोड़ी थोड़ी ऐसी मतलब आ रही थी अंदर से कि हाँ मतलब मुझे आगे जाना है, मतलब मैथ्स को आगे ले जाना है। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था आगे उसको ले जाने के लिए, उसे कनेक्ट रहने के लिए। उसके बाद एमएससी किया। फिर एमएससी में जब मैंने जैम का एग्ज़ाम दिया और जब क्वालिफाई हुआ, तो मुझे एनआईटी जमशेदपुर मिला, तो मैंने उसे ले लिया। फिर वहाँ से एमएससी करने के बाद प्रोफेसर वहाँ के बहुत अच्छे थे, हेल्पफुल थे। तो वहाँ से फिर जो गाइडेंस मिला, प्लस स्कॉलर्स भी वहाँ पे अच्छे थे, बहुत बहुत सारा गाइड मिला वहाँ से। फिर उसके बाद जब मैंने प्रोजेक्ट किया एमएससी में, तो जो मेरे गाइड थे वहाँ पे बहुत ही हार्ड वर्किंग थे। तो उनसे मुझे मोटिवेशन आगे रिसर्च करने का मिला कि मतलब आगे मुझे फर्दर काम करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। तो मोटिवेशन वहाँ से आया पीएचडी आगे रिसर्च का। तो ऐसा था। काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया चीजों को। लाइक कि हम लोग भी जब ग्रेजुएशन में होते हैं, कॉलेज में जाते हैं फर्स्ट टाइम, इंटर में भी कॉलेज लोग नहीं जाते, तो देखते हैं प्रोफेसर का वर्कलोड, या फिर उनकी सैलरी, उनकी स्टाइल, लिविंग स्टाइल, तो उसे कहीं कहीं कुछ ना कुछ अट्रैक्ट होते हैं। और एक चीज आपने मेंशन किया कि जब एमएससी हम लोग करते हैं तो वहाँ पे प्रोजेक्ट होता है, तो उसका एडवांटेज हम लोग ले सकते हैं। उसमें जो रिसर्च करते हैं, मे भी जब आगे जाएं तो उसका इंटरव्यू में बता सकते हैं, जहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ इस पे हम लोग प्रोजेक्ट किया है। वो चीजें कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है। और आपने जो बताया, कहीं ना कहीं मैं भी एनआईटी जमशेदपुर से हूँ, तो मुझे पता है। शायद आप डॉक्टर राजनंद चोलियर सर के अंदर आपने, यस, नहीं नहीं, मैंने सॉरी, कुंडू सर के अंडर लिया था। ओके, सेम। सतीश कुंदू सर के अंदर आपने प्रोजेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं वहां से आपका एक इंटरेस्ट जगा। इतने सर वहाँ फ्रेंडली, आपने माहौल बताया, वहाँ के सर इतने अच्छे थे, अच्छे से समझाते थे, यहाँ से इंटरेस्ट जगा कि आगे और रिसर्च मुझे करना है। और फाइनली आपको मिला भी, काफी अच्छी बात है। और आगे आप अगर बोले तो, एक तो हो गया प्रोजेक्ट,
दूसरा है कि आप सोच रहे हैं कि रिसर्च करने जाना है या पीएचडी करने जाना है, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ फेलोशिप के इंडिया में अगर जाते हैं तो कुछ प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया होगा, कम्पिटेटिव एग्जाम लाइक गेट हो गया, जैसे उसके पहले जैम क्वालिफाई करके मास्टर किया है एनआईटी जम से, तो उसी तरह गेट या नेट के बारे में सोचा होगा। तो उसके लिए कब से तैयारी करना स्टार्ट किया और कितना किया? लाइक फर्स्ट बार में क्या लगा था कि होगा नहीं हुआ, क्या दिक्कत हुई, तो कब हुआ आपको फाइनली क्वालिफाई किया फिर और आगे इंटरव्यू के लिए अपियर करने के लिए एप्लीकेशन डालना स्टार्ट किया? तो एमएससी में मुझे नेट और गेट एग्जाम के बारे में पता चला था कि अगर आगे पीएचडी आपको करना है तो नेट होना चाहिए या फिर आपके पास गेट होना चाहिए। तो फिर वहाँ से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बट एमएससी में क्या होता है, हमारा जो कोर्स वर्क वगैरह होता है, तो उसमें हमें टाइम उतना मिल नहीं पाता कि हम साइड में प्रिपेयर कर पाएँ कुछ और। तो हम्म। 23 में जून में मेरा मई में एमएससी कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैंने जून में नेट का एग्ज़ाम दिया था। तो 1 मंथ में तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी मेरी हुई नहीं थी। फिर उसके बाद रिज़ल्ट हुआ तो 5-6 मार्क्स से मेरा हुआ नहीं एलएस, तो कुछ मार्क्स से रह गया था। तो फिर मैं घर गई, उसके बाद घर पे ही थी मैं, सेल्फ स्टडी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया यूट्यूब से। और मतलब जहाँ से भी मुझे नोट्स वगैरह या फिर कुछ बुक वगैरह से मैंने खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फिर उसके बाद दिसंबर में मैंने एग्ज़ाम दिया फिर से नेट का। फिर उसके बाद एग्ज़ाम वाले दिन मैंने स्टार्टिंग मतलब एग्ज़ाम से पहले टेस्ट सीरीज़ वगैरह सारी प्रिपरेशन मैंने अच्छे से की, हार्ड वर्क किया। बट एग्ज़ाम वाले दिन मैंने थोड़ा प्रेशर, टेंशन की वजह से एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो फिर मतलब थोड़ा-सा डिप्रेशन हुआ मुझे। फिर उसके बाद मैंने सोचा ऐसे तो नहीं होगा, मतलब जो हो गया, मुझे आगे आगे बढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद 1 मंथ बाद मेरा गेट का एग्ज़ाम था। तो फिर मैंने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद गेट का रिज़ल्ट आया, गेट क्वालिफाइड हुआ। उसके बाद मैंने रिटेन और इंटरव्यू का प्रिपरेशन उसके बाद स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो काफी चीजें अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूंगा आपकी जर्नी में ये सबके साथ डाउन फेज आते हैं, लाइक जब एमएससी करते हैं तो एक प्रेशर आता है कि क्या करना है, नेट गेट तो करना ही है, काफी टाइम कम मिल पाता है। लोग जो है एमएससी जब करते हैं, मैं ये थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे कि लोग जब एमएससी करते हैं तो कोर्स करिकुलम में ही इतना बिजी हो जाते हैं कि वो थोड़ा टाइम मैनेज करते हैं, उस समय उस ड्यूरेशन में बहुत कम ही लोग होते हैं कि साथ साथ में नेट गेट की तैयारी करते हैं। कुछ लोग करते हैं, लाइक आपका सिलेबस सेम है, फर्स्ट सेम में सेकंड सेम में जो भी ऑलमोस्ट जो नेट का सिलेबस वो सारे कोर्स में पढ़ाई जाती है। तो कहीं ना कहीं वो चीजों को अच्छे से पढ़ें और साइड में टाइम निकाल के प्रीवियस ईयर प्रिपरेशन करें, तो कहीं ना कहीं वो जब आप वहां से एग्जिट करेंगे, एमएससी कंप्लीट होगा, तब तक आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपने वो चीजों को कहीं ना कहीं फेस किया होगा, या फिर आप गेट नहीं दिए, मतलब 23 में आपने गेट नहीं दिया, आप जैसे बता रहे हो कि जून में नहीं, नेट मैंने दिया फिर दिसंबर में दिया। और ये ऑब्वियसली जब हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट लेते हैं तो अ, तैयारी होता है, कुछ ना कुछ नर्वसनेस और कुछ ना कुछ माइंड का प्रेशर जो ऑब्जर्व कर लेता है माइंड, उसके वजह से खराब होता है, सबके साथ होता है। मैक्सिमम लोगों के साथ मैं ऐसे जर्नी सुना हूं कि लोग जो है 2-3 अटेम्प्ट देते हैं तब जाके क्वालिफाई होता है। अब और तो आपने बोला कि फिर गेट क्वालिफाई किया, और भी ऑब्वियसली जब नेट का खराब रिजल्ट आता है या दे के आते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर मिलाते हैं, 2-3 दिन तक एकदम दिमाग खराब रहता है आंसर की चेक करते हैं, फिर जाके फिर से उठना और फिर से लग जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कि आपने शेयर करा है ऐसा कि 2-3 दिन तक के बाद मैंने डिप्रेशन के बाद ऐसा स्टार्ट कर दिया कि जो हो गया सो हो गया, और उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है, यही एक अच्छी चीज है कि आप फिर से लग जाए, जो हो गया हो गया। फिर आपने गेट क्वालिफाई किया, तो गेट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि आप गेट जो प्रिपरेशन करते हैं लोग कि कौन से टॉपिक्स वगैरह इस पे कितना टाइम दिया, और आपकी मतलब आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया और आप अभी आईआईटी गुवाहाटी में भी हो, तो गेट के थ्रू कहीं ना कहीं एडमिशन लियो, तो आपकी क्या थी मतलब रैंकिंग क्या थी और क्या एडवांटेज मिला? आगे मैं उस पे आऊंगा कि इंटरव्यू क्या क्या है, कैसा रहा, लेकिन उसके पहले कि गेट के प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताएं और आपकी रैंकिंग क्या रही? हाँ, तो गेट में मेरा रैंक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, मॉडरेट था। मतलब मेरा रैंक 1071 रैंक था मेरा। और जो मैंने नेट के लिए प्रिपेयर किया था, कहीं न कहीं वो मुझे काम आया था गेट के लिए। और फिर गेट का सिलेबस जैसा लोग मतलब देखा होगा कि जो सारे क्वेश्चन जहाँ से भी सिलेबस उसका
क्वेश्चन रहता है वो रेशियो लगभग सबका सेम ही रहता है। जैसे हो गया यस। रियल, लीनियर, ओडी, पीडी, तो क्वेश्चन का जो मतलब जितने मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं लगभग सब सेम ही आते हैं। कुछ कुछ जैसे प्योर पार्ट का हो गया तो उसके मार्क्स थोड़े ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप मतलब रियल, लीनियर, ओडी, पीडी ये सब आप मतलब प्रिपेयर अच्छे से कर ले रहे हैं तो जो नेट का सिलेबस अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नेट के लिए कर ले रहे हैं तो वो गेट के लिए काम आ जाएगा। बस कुछ कुछ चीजें जो एलपीपी हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, इस नेट में उतना पूछता नहीं है बट गेट में भी उससे क्वेश्चन उससे एक्स्ट्रा पूछ लेता है। तो अगर आप उसको भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके एक दो नंबर, तीन चार नंबर बहुत गेट में मैटर करते हैं, तो वो आपके नंबर वो बढ़ जाएंगे उससे। प्लस जनरल एप्टीट्यूड भी स्कोरिंग है, उसे भी प्रिपेयर करके थोड़ा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अच्छा। तो यही। हाँ, काफी सही बोला आपने कि जब हम लोग नेट की प्रिपरेशन करते हैं या फिर सारे गेट का जो सिलेबस होता है उसमें हर एक टॉपिक का मतलब इक्वल इक्वल नहीं, ऐसा नहीं होता है कि नेट के जैसा कि लीनियर से ज्यादा आ रहा है, हम्म। रियल से ज्यादा आ रहा है, ऐसा नहीं होता है, बट हाँ गेट में ऐसा होता है। और जैसा आपने बोला कि प्योर से कभी कभी ज्यादा हो जाता है, तो कभी कभी इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, जिस जो इंस्टीट्यूट जिस साल या कंडक्ट करा रही है उसके अकॉर्डिंग। मान लिया आईआईएससी कर रहा है तो उससे में अलजेब्रा से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, थोड़ा सा उस टाइप का क्वेश्चन यही होता है। तो अब आते हैं कि आपकी जब रैंकिंग ऐसी थी, लाइक मॉडरेट कह सकते हैं, बहुत सारे लोग जब गेट ऐसे रैंक से क्वालिफाई करते हैं तो लोग थोड़ा सा ये होते हैं कि हम इलिजिबल हैं कि अपने आप में कॉन्फिडेंस के नहीं कर पाते कि हम आईआईटीज में अप्लाई करें कि नहीं, शॉर्टलिस्ट करेगा कि नहीं। तो लोग जैसे ये इंसिडेंट मैं खुद भी झेल चुका हूँ। तो मेरी भी काफी मॉडरेट रैंक थी, तो मैं आईआईटी इवन अप्लाई भी नहीं किया था। और जब मैं आपका सुना कि आप आईआईटी गुवाहाटी, उस समय भी मैं सुनता था कि मैं 2019 की बात बता रहा हूँ, उस समय भी मैं सुनता था कि आईआईटी गुवाहाटी में खराब रैंक वाले, सॉरी खराब नहीं मतलब बोलूंगा कि 1000 इज मॉडरेट, ठीक ठाक रैंक है, उसमें शॉर्टलिस्ट करते हैं और वहां का अच्छा करते हो तो हो जाता है। तो आपको कितना अवेयरनेस था ये सब चीजों का कि इतना रैंक में हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? कहीं ना कहीं आपने किया, आईटी मंडी किया, आप बताओगे कहाँ कहाँ पे किया? तो इतना रैंक में आपने कहाँ कहाँ पे किया और कैसे मतलब कॉन्फिडेंस था या फिर अवेयरनेस था कि हाँ लोगों से इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि हाँ आप करते हो, वहाँ का इंटरव्यू अच्छा करते हो तो वहाँ पे हो सकता है। तो आपको क्या पता था और कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया आपने? हाँ, तो जब रिजल्ट आया था मेरा तो फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे, वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि अगर आपके रैंक 1000 से 1500 के बीच में है या फिर तो आप न्यू आईआईटीज में अप्लाई कर सकते हैं, आप वो आपको शॉर्टलिस्ट कर लेगा। तो फिर मैंने देखा कौन कौन सी आईआईटीज न्यू आईआईटीज में आती है, कहाँ कहाँ मैं अप्लाई कर सकती हूँ उतने रैंक से। तो मैंने आईआईटी मंडी में अप्लाई किया था, आईआईटी बीएचयू में अप्लाई किया था, और आईआईटी गुवाहाटी का भी मुझे पता था कि वो 1200, 13, 14, 1500 को भी वो शॉर्टलिस्ट कर लेता है। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया था और मैंने आईएसएम धनबाद में भी अप्लाई किया था। तो ये चार जगह मुझे शॉर्टलिस्ट हुआ था, बाद में मैंने जो एनआईटी बची थी वहाँ अप्लाई किया था। तो ये चार जगह मुझे शॉर्टलिस्ट किया था, चार आईआईटीज ने। और मतलब कि हाँ, तो यहाँ यहाँ मैंने अप्लाई, अब इंटरव्यू वगैरह, रिटन एग्जाम दिया। बिल्कुल, तो मैं सुनने वाले उनको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जब आपका जीआरएफ नहीं होता है, गेट हो जाता है, तो आप अगर इस रैंक पे हो तो इनसे सीख सकते हो कि बता रहे हैं कि न्यू आईआईटी शॉर्टलिस्ट करता है, इवन आईआईटी गुवाहाटी में है, तो कहीं ना कहीं आईआईटी गुवाहाटी ओल्ड इतनी अच्छी आईआईटी है वहाँ पे शॉर्टलिस्ट करता है। अगर आप थोड़ा वेट नहीं करना चाहते हैं जीआरएफ के लिए तो उस समय भी आप अप्लाई करके इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, मे बी आपका पीएचडी हो जाए, बाद में आप नेट क्वालिफाई कर लें। तो ये चीज सबको नोटिस करना चाहिए, पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। और मेरे को भी लगा। तो एक एक करके आप आते हैं कि आप इंटरव्यू जो फेस किए, लाइक बीएचयू दिया, मंडी दिया, तो वहाँ की गुवाहाटी दिया, फिर क्या वजह था कि आईआईटी मंडी का एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या किस वजह से वहाँ पे नहीं हो पाया है? आईआईटी बीएचयू में के बारे में बताइएगा, आईआईटी मंडी और आईआईटी बीएचयू के बारे में। क्या आईआईटी बीएचयू में क्या था, मतलब रिटेन का सिलेबस क्या था, रिटेन आपका क्या हुआ, फिर इंटरव्यू में गए तो इंटरव्यू में कौन कौन से फेज से गुजरे, टॉपिक बताना पड़ा आपको, वो पूछते हैं, फिर इंट्रोडक्शन पूछते हैं, और फिर टॉपिक जो पूछे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ पे आपकी गलतियां हुई थी, कुछ सीखा आपने, या फिर उसमें भी आपका क्वालिफाई हो गया था, फर्स्ट टाइम में हो गया था, या कुछ सीखने को मिला था? होता नहीं कि हम जब फर्स्ट इंटरव्यू देते हैं तो वहां पे नहीं होता है, कुछ सीखते हैं फिर उसको फिर नेक्स्ट पे करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस इस रिलेटेड क्या रहा है? तो एक एक करके थोड़ा डिटेल में बताइए। तो मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था वो आईआईटी मंडी में था। तो उन्होंने
मतलब कि जब शॉर्टलिस्ट किया था तो उन्होंने बोला कि रिटन एग्जाम में भी रिटन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जब हम वहाँ गए तो मे भी हो सकता है वो स्टूडेंट को देखे होंगे कि इतने कम स्टूडेंट हैं, 70-80 स्टूडेंट आए थे वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि रिटन एग्जाम नहीं होगा, हम इंटरव्यू लेंगे डायरेक्ट। तो फिर उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट हुआ वहाँ से। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू में मैं गई और मेरा पहला इंटरव्यू था, थोड़ा मैं नर्वस थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने क्या प्रिपेयर करके आया हुआ है, तो वो आपसे पहले पूछेंगे कि आपने कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करके आया है। तो जैसा मेरा इंटरेस्ट जो है अप्लाइड में था, मुझे अप्लाइड में करना था, तो मैंने बोला कि आपने प्रोजेक्ट भी किया था मैंने में? हाँ, प्रोजेक्ट भी किया था, तो मैंने ओडी प्रिपेयर किया था और फ्लूइड प्रिपेयर किया था। तो इन्हीं दोनों में मैंने इंटरव्यू दिया था और क्वेश्चन भी इन्हीं दोनों से मुझे मेरे से पूछे गए थे। प्लस जो मैंने थीसिस किया था, उससे भी क्वेश्चन पूछे उन्होंने। और इंटरव्यूअर काफ़ी हेल्पफुल थे, बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस वहाँ का मेरा मंडी का अच्छा था काफ़ी। और वहाँ पे क्लियर भी हो गया था, मतलब इंटरव्यू देने के बाद मुझे लगा ऐसा कि हो जाएगा। तो फिर मैंने मेल भी किया था प्रोफेसर को, बट 2-3 दिन बाद मैंने मेल किया था। तो वहाँ से फिर हुआ था, फिर उसके बाद मैंने बीएचयू में दिया। बीएचयू में रिटन तो आईआईटी एग्ज़ाम था, मंडी में, रिटन एक बीएचयू मिनट का। यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा मैं। आईआईटी मंडी में 60-70 लोग ने अप्लाई किया था, शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिसमें कितने लोगों का हाँ, हुआ? आप कितने लोगों में आपने क्वालिफाई किया था? 4 लोगों को सिलेक्ट किया था, जिसमें से 2 जेआरएफ थे, 2 गेट थे। ओके, तो मतलब 2 जेआरएफ होने के बाद 2 लोगों में आपने ये फाइट किया और क्वालिफाई किया। कहीं ना कहीं आपका हार्डवर्क या फिर प्रोजेक्ट थीसिस जो काम किया। एमएससी में जो प्रोजेक्ट लोग लाइटली लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अच्छे से करना चाहिए, उसका एडवांटेज मिलता है आगे, जहाँ पे हाँ, मैं आपको देख पा रहा हूँ। ठीक है, आप नेक्स्ट आप कंटिन्यू कीजिए। फिर उसके बाद मेरा 2 दिन बाद बीएचयू का था। तो फिर बीएचयू में रिटन एग्ज़ाम हुआ। रिटन का सिलेबस उन लोगों ने बताया नहीं था। ये था कि जो नेट में पूछता है वही पढ़ के जाना है। तो रिटन का सिलेबस थोड़ा टफ था, प्योर पार्ट से ज़्यादा पूछा था और क्वेश्चन नेट से आई थिंक टफ थे उसके। तो वहाँ रिटन होने के बाद फिर उसके बाद इंटरव्यू 1 दिन बाद था, इंटरव्यू दिया मैंने। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था मेरा वहाँ का। फिर उसके बाद मैंने आईआईटी गुवाहाटी में अप्लाई किया। हाँ, मतलब था तो मेरा एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम था बिल्कुल। वो। हाँ। हाँ, उस पे आते हैं, 1 मिनट। तो आप एक बताओगे कि मतलब आईआईटी बीएचयू में क्या कमी रह गया, क्या प्रॉब्लम रह गया, या फिर आईआईटी मंडी में किस टाइप के क्वेश्चंस, कितने देर चला था इंटरव्यू, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे? बेसिक्स आपने किस तरह से रिप्लाई किया था, कर दिया था, बोर्ड पे भेजते हैं लोग, तो किस टाइप का वहाँ का कैसा रहता है इंटरव्यू का? जो लोग आईआईटी मंडी तो अप्लाई करें या बीएचयू अप्लाई करें तो उनको हेल्प होगा। मंडी का था कि आपको बोर्ड पे वो जो भी प्रॉब्लम देंगे आपको बोर्ड पे करना होगा। थ्योरम होगा कोई, उसको उसे प्रूफ करने के लिए दे सकते हैं। या कुछ प्रॉब्लम ओडी का था तो ओडी का मेरे से रॉस्कियन से और एलआई एलडी से इस सब से क्वेश्चन पूछा पूछा था। और बाकी जो फ्लूइड से था उससे पूछा था। तो बोर्ड पे आपको जाके करना पड़ेगा। तो मैं ये बोलूँगी कि आप जब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बोर्ड पे पहले से राइटिंग का प्रैक्टिस आपको कर लेना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे यस, करना है, कैसे प्रेजेंटेशन वो स्किल लाइक। वो अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद बीएचयू का था। बीएचयू में भी सेम ऐसे इंटरव्यू वगैरह हुआ, बोर्ड पे जाके पूरा आपको सॉल्व करना होगा, प्रूफ करना होगा, ऐसा काइंड ऑफ ऐसा हुआ था। उसके बाद गुवाहाटी का रिटन एग्जाम हुआ। उसके बाद हाँ, जो मंडी का इंटरव्यू था मेरा 15 to 20 मिनट हुआ था अप्रोक्स, 15 to 20 मिनट। और जो बीएचयू का था, सेम बीएचयू का भी 15 से 20 मिनट में हुआ था। और जो गुवाहाटी का था इंटरव्यू मेरा आधे घंटे में मतलब लिया था उन्होंने। रात के 8 बजे हुआ था मेरा, सबसे लास्ट हाँ, में थी। ओके, मतलब एक ही दिन लोग कंडक्ट करवाते हैं, तो सीरियल वाइज सब लोगों को लेना होता है, तो कभी कभी नाइट हो जाता है, रात हो जाता है ना, तो लेट हो जाता है। तो आईटी गुवाहाटी में रिटेन आपने क्वालिफाई कर दिया, वहाँ का रिटेन का कैसा रहता है? मतलब एग्जाम पैटर्न टफ होता है या फिर गेट जो है वो कर लेंगे? और उसके बाद ये भी मैं रिटन इसमें साथ में पूछूंगा कि गुवाहाटी का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे इंट्रोडक्शन देना होता है जाने के बाद, या फिर टॉपिक वो पूछते हैं कौन से टॉपिक प्रिपेयर किए हो, तो वो बताने के बाद वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चंस को कैसे मॉडरेट कंटिन्यू करते हैं? तो आपने कुछ बताया तो उससे लिंक करके आगे पूछते हैं, या फिर एक टॉपिक क्वेश्चन पूछे फिर दूसरे पे आ जाते हैं, या फिर उसी को लिंक करके अगर रिप्लाई दे देते हो तो उसी को कंटिन्यू करते हैं? उसको अगर आप मेमोराइज है तो आप थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिएगा।
वो हेल्प करते हैं, आपने कितना अच्छा वहां पे किया था, कैसे कैसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे थे, कुछ याद हो तो। हाँ, तो जो गुवाहाटी का था, तो पहले आप जाएँगे, आप पहले इंट्रोड्यूस करेंगे खुद को, फिर उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपने कौन-सा टॉपिक प्रिपेयर किया हुआ है। आप टॉपिक बताएँगे, तो जो उसी टॉपिक से आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो गुवाहाटी में ऐसा क्या था कि अप्लाइड और प्योर वालों को अलग-अलग डिवाइड कर दिया था। अप्लाइड के इंटरव्यू अलग हो रहे थे, प्योर के अलग हो रहे थे। तो इंट्रोडक्शन के बाद आपसे पूछेंगे कि आपने कौन-सा टॉपिक प्रिपेयर किया। आप जो टॉपिक बताएँगे, मैंने ओडी और फ्लूइड प्रिपेयर किया हुआ था, तो वहाँ से मुझे क्वेश्चन पूछा गया और ना आने पे वो सपोर्ट भी करते हैं, थोड़ा हेल्प हिंट भी देंगे आपको और उसके बाद फिर तो ऐसे ही हुआ था वहाँ का और ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन तो मुझे ऑलमोस्ट याद नहीं है, फिर भी ओडी से काफ़ी जो गुवाहाटी का इंटरव्यू हुआ था, काफ़ी डेप्थ में पूछा था उन्होंने, डीप में। तो उसके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप जो भी बुक वगैरह पढ़ रहे हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसे वो आप डीप में पढ़ें क्योंकि मतलब डीप में ही पूछते हैं इंटरव्यू में। बेसिक बेसिक ही हमारा क्लियर नहीं होता, तो बेसिक क्लियर करके जाएँ। हुँ। ओके, तो मतलब बेसिक पूछते हैं और काफी हेल्प करते हैं, और कोई चीज अगर बताते हो तो उसके अंदर चले चलते जाते हैं, मतलब उससे रिलेटेड कनेक्ट करके फिर उससे दूर में चले जाते हैं, डीप में चले जाते हैं। तो आपका इंटरव्यू यहाँ पे आधा घंटा 30 मिनट चला था अप्रॉक्स। और हाँ, वो तो देने के बाद जैसे क्या लगा था, हो जाएगा या फिर कैसा फील हुआ था, कॉन्फिडेंट थे कि हो जाएगा, अच्छा गया है, या फिर डाउट था? वो जो इंटरव्यूअर होंगे वो खुद ही बोलेंगे ऐसा वो सिग्नल देंगे वो मेरे से हाँ। प्रोफेसर बोले कि मतलब तुम काम करोगे इसमें तो इसमें काम करना चाहती हो ऐसे वो पूछेंगे कि तुम्हें या प्रोग्रामिंग आती है या फिर कोडिंग जानती हो तो वो मतलब आपसे पूछेंगे आपको क्या क्या आता है तो वो एक तरह से ऐसा लगेगा कि आपको लेना चाह रहे हैं तो ऐसा हुआ था मेरे साथ उन्होंने पूछा इसमें काम करोगी मैंने बोला हाँ करूंगी तो ऐसा ऐसा हुआ था तो फिर मुझे लग गया था कि ऐसा कि हाँ हो सकता है चांस है यहाँ पे ओके, तो ओवरऑल आप जब इंटरव्यू देते हो कहीं ना कहीं कुछ सही लगता है सामने वाले पैनल वाले को, तो वो लोग इंटरकनेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि मैं इनको एज ए स्कॉलर ले सकता हूँ, तो वो पूछते हैं कि जो रिक्वायरमेंट उनके अकॉर्डिंग है, उनके रिसर्च तो वो आता है कि नहीं, वो कर सकते हो कि नहीं, वो पूछते हैं। अगर आप हाँ बोलते हो तो चांसेस जो वहां से लग रहा था कि आपका हो सकता है, वो 100% तो नहीं, हम्म, थोड़ा चांसेस सिग्नल मिल जाता है कि हाँ हो सकता है। करेक्ट। हम्म, तो कभी कभी लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं, या फिर जिसमें एमएससी के प्रोजेक्ट किए होते हैं, कुछ इंटरेस्ट होता है, तो प्रोफाइल विजिट करते हैं इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर का, और देखते हैं कि इनके अंडर इनका प्रोफाइल अच्छा है, इनका रिसर्च एरिया ये है, इसमें मैं करना चाहूंगा। तो कभी कभी लोग मेल करते हैं। तो यू आल्सो डू डिड दैट, मतलब आपने भी किया था ऐसा कुछ कि मेल किया था, या फिर कितना सही रहता है, अगर करना होता है तो क्या होता है, क्या करना होता है, क्या इफेक्टिव होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, या करना होता है? हम्म। मैंने तो मेल किया नहीं था बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको रिसर्च वगैरह किसी भी टॉपिक में करना है तो पहले आप उस आईआईटी एनआईटी इसमें जाके आप पहले प्रोफेसर का प्रोफाइल चेक कर लीजिए फिर उसके बाद जो भी आपका एरिया इंटरेस्टेड होगा आप पता कर लीजिए वहाँ पे सीट वगैरह है कि नहीं तो फिर आप एग्जाम से पहले उन्हें आप मेल कर सकते हैं बट वो आपको ये बोलेंगे कि ठीक है आओ पहले तुम एग्जाम दो फिर उसके बाद देखते हैं यस। क्या होगा तो एग्जाम से पहले मेल करने का आई थिंक उतना कुछ फायदा वगैरह कुछ होगा नहीं तो जब आप एग्जाम इंटरव्यू वगैरह दे देते हैं आपको लगता है आपने इंटरव्यू अच्छा किया है ठीक किया है तो आप उसके बाद प्रोफेसर को तुरंत उसी दिन आप मेल कर दीजिए प्रोफेसर को ताकि क्योंकि अगर इंटरव्यू में फॉर एग्जांपल 5 बच्चे ने इंटरव्यू दिया है किसी एक टॉपिक में लीनियर अलजेब्रा में दिया है या फिर ओडीपीडी किसी में भी दिया है और पांचों का इंटरव्यू अच्छा गया ऑलमोस्ट ठीक गया है प्रोफेसर पांचों से सेटिस्फाइड है बट वो लेना उसको किसी एक को है तो अगर आप उनको मेल कर देते हैं तो उनको एक रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ ये बच्चा इंटरेस्ट है इसका सामने से मुझे आके मेल कर रहा है तो उनको ऐसा लगेगा तो और वो नाम जो होगा वो उनके माइंड में याद हो जाएगा कि हाँ वो जो आप वो सेलेक्ट करेंगे तो पहले आपको वो करेंगे ऐसा चांस बढ़ जाता है तो ये काम करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है तो ये आप कर सकते हैं मेल काफी वगैरह करेक्ट बात आप बता रहे हो, लाइक आई फील, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब आप जेन्युइन बात बता रहे हो, जैसे लोगों को रियली में अगर ऐसा अप्लाई करते हैं, जो भी स्कॉलर है, जो भी स्टूडेंट स्टूडेंट्स है, पीएचडी के लिए इनरोल होना चाहते हैं, तो वर्क करेगा। जैसे आपने बताया कि अगर सब लोग पहले मिल करेगा तो सब लोग ऐसे बोल देंगे कि सब लोग को तो वो ऐसे ही रिप्लाई देंगे ना, अच्छा करोगे, और वो बाद में उनका पता थोड़ी नहीं, जिसका अच्छा करेंगे उसको वो एज ए स्कॉलर लेना चाहेंगे।
पहले से उतना बेनिफिट नहीं है, हम्म, और बाद में आप करते हो तो वो कनेक्ट करेगा, ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो थोड़ा सा अटैच, थोड़ा सा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आपके साथ आपने साथ किया या नहीं किया तो वो पड़ा। तो काफी वर्किंग बात है, ये वर्क करेगा ऐसा अगर लोग करते हैं। चलिए, बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट, आप नाउ ऑल सेट इन आईआईटी गुवाहाटी, अब आईआईटी गुवाहाटी जा चुके हो, तो कैसा लग रहा है वहाँ पे, मतलब कैंपस कैसा है, वहाँ के प्रोफेसर कैसे हैं, कुछ सेट हो गए हो, लाइक जब हम पुराने इंस्टीट्यूट्स में रहते हैं तो वहाँ काफी फ्रेंडली हो जाते हैं, काफी एडजस्ट हो जाते हैं, मन लग जाता है। नया में जब स्विच करते हैं तो कुछ उस टाइप का फील नहीं होता है, तो थोड़ा सा चेंजिंग फील होता है। तो यहाँ पे कैसा लग रहा है, यहाँ का कैंपस कैसा है, यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, फेलोज मिल गए हैं आपको, प्रोफेसर कैसे हैं, आपने मे भी कोर्स वर्क स्टार्ट कर दिया हो तो क्लासेस भी कर रहे होंगे, तो वहां से भी कुछ आपको आइडिया मिल रहा है, कैसा अच्छा फील हो रहा है, कैसे क्लास करने में इंटरेस्टिंग हो रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है, ऐसा फील होना स्टार्ट हो गया। तो अब और दैट। जैसा कि आपको पता होगा आप लोगों को कि आईआईटी गुवाहाटी का जो कैंपस है बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो कैंपस तो बहुत अच्छा है और प्रोफेसर भी यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं और हेल्पफुल भी हैं। और फिर कोर्स वर्क मेरा स्टार्ट हो गया है, क्लासेस वगैरह चलती हैं, तो काफ़ी सब कुछ ऑल सेट ऑल गुड, अच्छा चल रहा है सब। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा चलना चाहिए। काफी अच्छा लगा अभी तक जो जर्नी शेयर किया आपने, सुन के, और आई थिंक लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा। एक्सपीरियंस आपने जो शेयर किया और चीजें बताई, प्रोसेस, वे ऑफ प्रोसेस टू अप्लाई फॉर पीएचडी। और नेक्स्ट की कुछ जाते जाते कुछ और कुछ शेयर करना चाहोगे आप, इससे रिलेटेड लोगों के लिए, या फिर कुछ भी, तो इफ यू मैं वांट टू शेयर देन। मैं ये बोलना चाहूँगी कि पेशेंस जो है बहुत ज़रूरी है। तो मतलब अगर आपके पास पेशेंस रख रहे हैं फॉर, अगर आपका एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आप अपने साइड से आप 100% दीजिए, ट्राई करिए, नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए। फिर उसके बाद नहीं हो रहा है तो फिर आप ट्राई करते रहिए, और जो हो सकता है कि नहीं हो रहा हो, जो आगे होने वाला हो आपके लिए वो बेटर हो सकता है कि आपके लिए और अच्छा हो, आप अच्छी जगह जाएँ। तो ये मतलब पेशेंस आप रखिए और अपनी साइड से हार्ड वर्क 100% वो दीजिए, ऐसा मैं बोलूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये कर्म वाली बात होगी, अपना अपना जो काम है वो करते रहिए। मे बी आप जब चाह रहे हैं उस समय ना मिले, उस समय फ्रस्ट्रेट हो रहा है माइंड, फिर भी आपको लगे रहना है, जब टाइम आएगा तो वो फिर मिलना ही है। और ऑब्वियसली आप हाँ, वो आपके मिलेगा। साथ ऐसा सबके साथ होता है, तो आपने ये चीज फेस किया, पेशेंस तो नेसेसरी है, पीएचडी जर्नी में पेशेंस आपके लिए भी जरूरी है, तो ऑल ओवर हुँ, इम्पोर्टेंट। सो वेरी वेरी थैंक्स स्मृति फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। काफी अच्छा लगा। आई कैन से कि जो मैं जितने कुछ इंटरव्यूज लिए हैं, मैं कुछ बातें किया हूँ, तो यू आर एक्सप्लेनिंग वेरी प्रिसाइज वे, कनेक्टेड वे, लाइक लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगा। और वेरी वेरी थैंक्स, बेस्ट बेस्ट विशेज टू यू फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।